इसी के साथ अब पुनीत की नफरत की आंधी ने विराज की तरफ मुंह मोड़ लिया था। अगर विराज ने जानबूझकर उस ब्लैक सूट को पसंद नहीं किया होता तो आज पुनीत को इतना एम्बैरेस्ड नहीं होना पड़ता। और सबसे बुरा तो ये था कि कल से पुनीत को अपने ही पिता की कंपनी में नौकरों की तरह काम करना पड़ेगा। मनी मन पुनीत विराज को कोसने लगा था। हे पुनीत, क्या हो गया? सब ठीक तो है? जब मोनिका ने देखा कि उसका बॉयफ्रेंड एकदम शांत हो गया है तो तुरंत ही मोनिका ने पुनीत के कान में फुसफुसाते हुए कहा, क्या हो गया पुनीत? क्या तुम मुझे कपड़े नहीं दिला सकते हो या फिर मेरी पसंद के कपड़े तुम्हारी औकात के बाहर हैं? चलो एक काम करते हैं, तुम इस ब्लैक सूट को रहने दो। अगर तुम्हें मुझे कुछ दिलाना ही है तो तुम मुझे वो ब्लू कलर वाला सूट दिला दो। वो तुम्हारी औकात के पार का नहीं है, तुम्हें सस्ते में पड़ेगा, हम दोनों निपट जाएंगे। विराज कौन सा कम था, तुरंत ही उसने पुनीत के मजे लेते हुए कहा। पुनीत और ज्यादा एम्बैरेस्ड नहीं होना चाहता था। विराज की पहली रिक्वेस्ट को तो वो पूरी नहीं कर पाया, लेकिन विराज की दूसरी रिक्वेस्ट को वो जरूर पूरी करना चाहता था। लेकिन पुनीत के मन में अभी भी एक नया डर सता रहा था। भले ही विराज ने उससे ये कहा था कि वो सूट सस्ता है, लेकिन उसके बाद भी पुनीत को डर था कि कहीं वो सूट और भी ज्यादा महंगा हुआ या फिर पुनीत के कार्ड के बजट से बाहर गया तो उसका एक बार फिर से पोपट हो जाएगा। तुरंत ही पुनीत ने उस सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को इशारा किया और उस लड़की ने पुनीत के मन में डर को भांप लिया। सर, 4 लाख। जैसे ही पुनीत ने उस लड़की के मुंह से ये अमाउंट सुना, पुनीत राहत की सांस लेने लगा था। पुनीत ने तुरंत ही अपना और विराज का पेमेंट किया, लेकिन उस डिजाइनर स्टूडियो से जाने से पहले उसने विराज से कहा, सुन, आज तो तू मुझसे जीत गया, लेकिन हर दिन दिवाली नहीं होती है। एक दिन मैं तेरा दिवाला निकालूंगा, तू बस रुक जा। ये बोलने के बाद पुनीत मोनिका के साथ उस डिजाइनर स्टूडियो से बाहर निकल गया था। पुनीत के उस डिजाइनर स्टूडियो से बाहर जाते ही उस सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि वो सर वाकई में अमीर थे, लेकिन पता नहीं उन्हें भिखारियों को दान देना क्यों पसंद है, ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। वो लड़की विराज से चिढ़ी हुई थी क्योंकि विराज ने अपने पैसों से उस स्टोर से अभी तक कुछ नहीं लिया था और विराज की हालत देखकर उस लड़की को यकीन था कि ये आदमी उसके स्टोर से अपने पैसों से कुछ लेने वाला भी नहीं है। उस सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की बात सुनकर तुरंत ही विराज ने उस लड़की से कहा, अच्छा तो तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है? क्या मैं तुम्हें दान देने वाला नहीं लगता? तुम तो बिल्कुल भी अमीर नहीं हो, भिखारी कहीं के। तुम अपने आप को उस इंसान से कंपेयर भी कैसे कर सकते हो? वो इंसान भला निकला जो उसने तुम्हें 4 लाख का सूट दिला दिया। अब जाओ यहां से। उस लड़की की बात सुनकर विराज मनी मन हंसते हुए बोला, हाँ, मैं अमीर नहीं हूं क्योंकि मैं सुपर डुपर अमीर हूं। विराज, सूट पैक हो गया है। जानवी ने विराज को रिमाइंड करवाया। विराज को अच्छे से पता था कि वो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव उससे इस तरह का बर्ताव क्यों कर रही थी और विराज को अब बुली होना पसंद नहीं था। विराज की नजर अभी भी उस डिजाइनर स्टूडियो में कपड़े देख रही थी और विराज की आंखें उस काले सूट पर जाकर अटक गई थी जो 40 लाख का था। हे, क्या तुम मुझे एक्सप्लेन कर सकती हो कि वो ब्लैक सूट इतना महंगा क्यों है? विराज ने उस सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से पूछा। एक्सप्लेन क्या करना है इसमें, और तुम्हें जानना क्यों है जब वो ब्लैक सूट तुम्हारी औकात के बाहर है? चिढ़ते हुए उस सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने विराज को जवाब देते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई इडियट हूं? बिना कुछ जाने ही कपड़े खरीद लूंगा। विराज ने उस लड़की से कहा, अरे भाई, लेकिन तुम्हें जानना ही क्यों है जब तुम्हें उस ब्लैक सूट को खरीदना ही नहीं है? ओह, क्या ये खूबसूरत लड़की अब उस ब्लैक सूट का पेमेंट करेगी? वाह, तुम्हारे बड़े मजे हो गए। एक सूट दान में मिल गया और दूसरा सूट ये मैडम आपको दिला रही हैं। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? एक लड़की के पैसों से कपड़े खरीदते हो। शायद इसी वजह से तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड तुम्हें छोड़कर चली गई। अगर मैं भी उसकी जगह होती तो मैं भी। अभी वो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बोल ही रही थी कि तभी अचानक से विराज ने कार्ड मशीन में अपना कार्ड स्वाइप कर दिया था। बीप 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 की आवाज के साथ ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल भी हो गया था। हे, जैसे ही उस सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की नजर
उस कार्ड मशीन पर पड़ी, वैसे ही उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। और जब उस लड़की की नजर विराज के उस टाइटेनियम गोल्ड प्लेटेड वीआईपी कार्ड पर पड़ी, तब तो उसका सर चकराने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सिचुएशन में क्या करे। हे, मानना पड़ेगा कि तुम स्मार्ट हो और इस डिजाइनर स्टूडियो को अच्छे से संभाल सकती हो, लेकिन तुम्हारा अजम्पशन मेरे ऊपर पूरी तरह से गलत साबित हुआ है। ये बोलने के बाद विराज ने तुरंत ही उस ब्लैक सूट को उठाया और जानवी का हाथ पकड़कर उस जॉली डिजाइनर स्टूडियो से बाहर ले जाने लगा था। जानवी भी विराज के इस रिएक्शन को देखकर पूरी तरह से शॉक्ड थी। सर, वो ब्लैक सूट इसलिए महंगा है क्योंकि उसे इटली के टॉप डिजाइनर ने डिजाइन किया है। इस ब्लैक सूट को मिलान फैशन अवार्ड भी मिल चुका है। सर, मुझे नहीं लगता कि आप मुझसे गुस्सा हैं। जब विराज और जानवी उस डिजाइनर स्टूडियो से बाहर जाने लगे, तो पीछे से उस सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने बोलना शुरू कर दिया था। उस सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का चेहरा शर्म से लाल हो गया था और विराज की हरकत ने उस लड़की का दिल उसके सीने से बाहर उछाल दिया था। जिस सूट को कोई खरीदार नहीं मिल रहा था, उस सूट को अचानक से ही किसी ने एक झटके में खरीद लिया था। ये उस लड़की के लिए बहुत शॉकिंग था। मुझे उस लड़की से बहुत जलन हो रही है। अगर मुझे ऐसा आदमी मिल जाता तो क्या मुझे जिंदगी में कभी काम करना पड़ता। उस डिजाइनर स्टूडियो से बाहर आते ही विराज का मूड बहुत अच्छा हो गया था। पैसों की वजह से एक बार फिर से विराज ने खुशियों को खरीद लिया था। विराज। उसी वक्त विराज को एहसास हुआ कि कोई उसका हाथ खींच रहा है। तुरंत ही विराज ने पीछे देखा तो जानवी अपने डार्क एक्सप्रेशंस के साथ एक जगह पर खड़ी थी और एक कदम भी आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं थी। क्या हुआ, ऐसे मुंह लटकाए क्यों खड़ी हो? तुरंत ही विराज ने जानवी से पूछा। विराज, मुझे लगता है कि ये कपड़े हमें वापस लौटा देने चाहिए। तुम अभी उस डिजाइनर स्टूडियो में जाओ और इन्हें रिटर्न कर दो। कुछ भी बोल देना कि तुम्हें सूट की क्वालिटी पसंद नहीं आई या कुछ भी। जैसे ही विराज ने जानवी के मुंह से ये सुना, वैसे ही विराज के चेहरे के हाव भाव पूरी तरह से बदल गए थे। अरे, जिन कपड़ों को मैंने अभी अभी खरीदा है उन्हें रिटर्न क्यों करना है? लेकिन कंफ्यूज्ड होते हुए विराज ने जानवी से कहा, तुम कितने बड़े इडियट हो। तुमने 40 लाख रुपए का सूट खरीदा। अभी तुम्हें सब कुछ अच्छा लगेगा, तुम सेटिस्फाइड फील करोगे, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा, क्या तुमने इसके बारे में सोचा है? तुम्हारे पास ले देकर अब कितना पैसा बचा है? 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, और तुम 40 लाख का सूट खरीद रहे हो। अगर तुम इस तरह खर्च करते रहोगे तो तुम्हें आने वाले 5 महीनों में ही कंगाल हो जाओगे। जानवी की बात सुनकर विराज स्पीचलेस हो गया था। विराज को पता चला कि इस लड़की को विराज के फ्यूचर की टेंशन हो रही थी। विराज जानवी को बताना चाहता था कि उसके कार्ड में अभी भी 200 बिलियन रुपए हैं और घर पर 100 बिलियन का खजाना पड़ा है, लेकिन विराज ने अपने आप को रेजिस्ट किया। वो इस बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहता था। यार जानवी, भले ही ये सूट बहुत महंगा है, लेकिन तुमने सुना ना उस सेल्स गर्ल ने क्या कहा? इस सूट को इटली के सबसे बड़े डिजाइनर ने डिजाइन किया है। इस सूट को फैशन वीक में अवार्ड भी मिला है। मैंने इंटरनेट पर पढ़ा है, इस तरह के महंगे सूट जब आउटडेटेड हो जाते हैं तो इनकी कीमत 7वें आसमान पर पहुंच जाती है और बड़े बड़े लोग फिर ऑक्शन करते हैं। उस समय हम इस सूट को फिर से बेच सकते हैं। हालांकि विराज के मन में जो भी आ रहा था वो विराज फैब्रिकेट करते हुए जानवी को बोलता जा रहा था, और जानवी इतनी मासूम थी कि उसे विराज की बात पर भरोसा भी हो रहा था। क्या अभी तुमने जो कुछ भी कहा वो सच है? जानवी ने मासूम अंदाज में विराज से कहा। ऑफ कोर्स, क्या मैंने तुमसे कभी झूठ बोला है? अगर बोला भी है तो मेरे इंटेंशन कभी भी खराब नहीं रहे होंगे। अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो ठीक है, मैं विराज जिंदल भगवान की कसम खाता हूं कि अगर मैं मिस जानवी कपूर को धोखा देने की कोशिश कर रहा हूं तो मेरा एक्सीडेंट हो जाए, मैं ट्रक के नीचे आ जाऊं, मुझे हार्ट अटैक आ जाए। अभी विराज ने बोलना खत्म भी नहीं किया था कि तभी जानवी ने अचानक से विराज को टोकते हुए कहा, बस बस पागल, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ये क्या फालतू की कस्में खा रहे हो?
और इसी के साथ जानवी ने अपना हाथ विराज के मुंह पर रख दिया और विराज को आगे बोलने से रोक दिया था। ठीक है, तुम इस सूट के साथ चल सकते हो, लेकिन तुम्हें मुझे एक प्रॉमिस करना होगा कि तुम ऐसे फालतू के खर्चे और नहीं करोगे। मैं नहीं चाहती कि फ्यूचर में कोई दिक्कत आए। तुम्हें ज्यादा से ज्यादा पैसा सेव करना चाहिए। मुझे पता है कि तुम्हारे पास अभी कुछ करोड़ रुपए हैं, लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम उन पैसों को ऐसे ही मेंटेन करके चलो। उन पैसों को बिल्कुल भी खर्च मत करो। अगर पैसों की ज्यादा ही जरूरत है तो अपनी कार बेच दो। एक तरफ जानवी विराज को समझाने में लगी हुई थी, तो दूसरी तरफ विराज की नाक में जानवी के हाथ की खुशबू पहुंच रही थी और विराज अपनी आंखें बंद करके उस खुशबू में पूरी तरह से चूर हो गया था। आहा, मजा आ गया, क्या खुशबू है। ओए पागल, क्या कह रहे हो तुम? मैं जो बोल रही हूं उसमें तो तुम्हारा ध्यान ही नहीं है और बस ये फालतू की चीजें करवा लो बस। जब जानवी ने देखा कि विराज अपनी आंखें बंद करके उसके हाथों की गर्मी और उसके शरीर की खुशबू को अंदर ले रहा है, तो तुरंत ही जानवी ने अपना हाथ विराज के मुंह से हटा दिया था और चिढ़ते हुए विराज से अपनी नाराजगी जाहिर कर दी थी। पब्लिक के सामने गंदी गंदी हरकतें करना तुम बंद नहीं करोगे ना? यहां तक तो फिर भी ठीक है, उसके आगे अगर तुमने कुछ भी कहा तो मैं तुम्हारा नंबर ले लेती। जानवी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और लगातार विराज को सुनाते जा रही थी। क्या? लेकिन तुम्हारे पास तो मेरा नंबर है ना? मजाकिया अंदाज में विराज ने जानवी से कहा। विराज, इनफ इज इनफ। मैंने जो भी कहा है तुम्हें उसे फॉलो करना होगा। खर्चे कम करने होंगे, समझे ना? जानवी लगातार विराज को पैसों के बारे में ही टोकते जा रही थी, जो विराज को काफी खटक रहा था। न जाने जानवी को अचानक से क्या हो गया था। अचानक से उसे फ्यूचर की टेंशन क्यों होने लगी थी? विराज को भी ये सब समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है बाबा, अब ये सब छोड़ो। इतना महंगा सूट खरीदने के लिए मैं तुम्हें कंपनसेट करना चाहता हूँ। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक शानदार डिनर। चलो किसी अच्छे रेस्टोरेंट में चलते हैं। तुम्हें जो भी ऑर्डर करना है तुम कर सकती हो। इसी के साथ विराज और जानवी रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ने लगे थे, लेकिन जानवी के इस अंदाज को देखकर विराज के मन में कई बातें आने लगी थी। जानवी को अचानक से विराज के फ्यूचर की फिक्र क्यों होने लगी? इस बात को समझने के लिए हमें 24 साल पीछे जाना होगा, जब जानवी का जन्म हुआ था। एक ऐसे खानदान में जो पॉवर्टी लाइन के दहलीज पर जी रहा था। जानवी का बचपन भी कुछ खास नहीं था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, वैसे वैसे पैसे कमाने का भूत उस पर सवार हो गया। उसके पिता की मेहनत को देखकर जानवी ने भी सेल्फ इंडिपेंडेंट होने का फैसला किया था। जब जानवी पूरी तरह से पॉवर्टी के दलदल से बाहर आई, तब उसकी मुलाकात विराज से हुई थी। विराज की हालत देखकर जानवी अपने बीते हुए दिनों को भूल नहीं पाती थी और इसी वजह से जानवी ने विराज की मदद की थी। लेकिन किसे पता था कि वो मदद प्यार में बदल जाएगी और ये प्यार अकेलेपन में बदल जाएगा। क्या जानवी और विराज एक दूसरे को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे थे? क्या जानवी के परेशान होने का सिर्फ यही कारण था, या फिर जानवी को छुपा रही थी? विराज के पास पैसों का खजाना था, लेकिन विराज ने ये बात जानवी से क्यों छुपा कर रखी थी? क्या जानवी की टेंशन लाजमी थी? क्या उसे टेंशन लेने की सही में जरूरत थी? क्या आगे विराज के सामने और भी कई परेशानियां आने वाली थी? क्या विराज उनका मुकाबला कर पाएगा? सुनिए कैश ऑन माई माइंड पॉकेट एफएम पर।